नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता। सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। और आप सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और मैं आप लोगों के समक्ष पुनः एक चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। और आज का चर्चा का विषय है मन। क्योंकि इस विषय पर चर्चा की शुरुआत पहले की जा चुकी है और यह इस विषय पर चर्चा की शुरुआत का पहले हो चुकी है। और यह मन विषय पर चर्चा का ये दूसरा खंड है। और चूँकि मैंने कहा था कि यह चर्चा सतत चलेगा, जो अनेक खंडों में विभाजित होगा, तो मन विषय पर चर्चा का पहला खंड पहले एपिसोड में प्रस्तुत की जा चुकी है। और यह मन विषय पर चर्चा का दूसरा खंड है, जो आज आप लोग के समक्ष मैं लेकर के आया हूँ। तो आइए हम बात करते हैं मन क्या है। क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि मन एक बहुत ही गहन और अत्यंत सूक्ष्म विषय है और इस पर बहुत लंबी चर्चा होगी, जो अनेक खंडों में विभाजित होगा। तो इस विषय पर चर्चा का यह दूसरा खंड है, जो आप लोगों के समक्ष मैं लेकर के आया हूँ। तो आइए इस पर हम बात करते हैं, मन क्या है। तो इस विषय पर मैं पहली चर्चा में कुछ बात किया था। चूँकि मन के विषय में मैंने बताया था कि यह अंतश्चेतना का प्रतीक है, यह हमारी अंतश्चेतना से संबद्ध है। यानी अंतश्चेतना और मन एक दूसरे का पर्यायवाची है। अंतश्चेतना को ही दूसरे शब्दों में मन के रूप में जाना जाता है। अंतश्चेतना ही मन का परिचायक है। मन और अंतश्चेतना लगभग एक समान है। मन ही अंतश्चेतना का प्रक्षेपण ही मन के रूप में होता है और अंतश्चेतना और मन अलग अलग विषय नहीं है। क्योंकि मैंने यह भी कहा था कि यह संसार, यह ब्रह्मांड के दो जगत हैं, एक अदृश्य जगत और दूसरा दृश्यमान जगत। दृश्यमान जगत जो वस्तुएं भौतिकता दृष्टिगोचर होता है, जिसे हम अपने इंद्रियों द्वारा भान करते हैं, जिसे हम इंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं, वह भौतिक जगत है। और जो स्पष्ट रूप से हमारे कोई न कोई इंद्रियों के द्वारा मालूम होता है, वह भौतिक जगत है। दूसरा जगत अदृश्य जगत है, जिसे हम नहीं देख पाते। वो उस अदृश्य जगत का नाम ही मन है, अर्थात उस अदृश्य जगत का नाम ही चेतना है। मैंने ये भी पिछले एपिसोड में कहा था कि चेतना की दो अवस्था होती है, एक जागृत अवस्था और दूसरा सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था का ही नाम निर्जीविता है और सुषुप्ति अवस्था का ही नाम मरण है। चेतना की सुषुप्ति अवस्था का नाम निर्जीविता है। संसार के दो घटक हैं, सजीव और निर्जीव। जिसमें जान है, प्राण है, जो एहसास कर सकता है, जो महसूस कर सकता है, जो प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है, जो प्रतिक्रिया दे सकता है, जो कुछ भी एहसास करता है और एहसास के अनुरूप कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उसे सजीव नाम दिया जाता है। जो एक्टिव है, जो क्रियाशील है और जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जो एहसास करता है, उसका नाम सजीव दिया जाता है। और जो वस्तुएं जो एक्टिव और क्रियाशील नहीं है, जो कुछ भी एहसास नहीं करता है, जो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता है, प्रतिक्रिया नहीं देता है, उसका नाम निर्जीव है। और निर्जीव को दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ चेतना सुषुप्तावस्था में है, उन सभी वस्तुओं का नाम निर्जीव है। चूँकि प्रतिक्रिया दो स्तर पर होती है, एक मानसिक स्तर पर, दूसरा भौतिक स्तर पर। जो प्रतिक्रिया भौतिक स्तर पर हो रही है, केवल भौतिक स्तर पर, वहाँ प्रतिक्रिया केवल भौतिक स्तर पर अगर कोई वस्तु में प्रतिक्रिया हो रही है, कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई भौतिक स्तर पर किसी वस्तु में जो परिवर्तन हो रहा है, वह उसका अंतिम कारण और प्रथम कारण चेतना ही है। और जहाँ जहाँ मानसिक स्तर पर प्रतिक्रिया हो रहा है और भौतिक स्तर पर प्रतिक्रिया हो रहा है, उसका भी कारण चेतना ही है। तो जहाँ मानसिक स्तर पर जो प्रतिक्रिया होती है, वह हमारा मन कहलाता है। और जो भौतिक स्तर पर जो प्रतिक्रिया हो रहा है, वह केवल अंतश्चेतना होने का प्रतीक है। परंतु उस चेतना को हम सुषुप्ति अवस्था में चेतना कहते हैं। लेकिन जहाँ चेतना जागृत है, जागृत अवस्था में होता है, वहाँ प्रतिक्रिया मानसिक स्तर पर भी होता है। तो मन हमारी अंतश्चेतना का पर्यायवाची है, मन उसी का नाम है। मन को ठीक से समझने के लिए सजीवों की दैहिक संरचना का भी थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। तो आइए हम सजीवों की दैहिक संरचना पर भी थोड़ी सी चर्चा यहाँ करें। सजीवों की दैहिक संरचना के संबंध में अभी तक के वैज्ञानिकों को जो जानकारी उपलब्ध हुई है, अनुसंधान के तहत अभी तक दुनिया के वैज्ञानिकों ने जो ज्ञान उपलब्ध किया है, उसके आधार पर यही कहा जाता है कि समस्त सजीवों का अंतिम और प्रथम संरचनात्मक इकाई सेल होता है, कोशिका होता है।
और वह कोशिका एक कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, अर्थात सभी सजीव के दैहिक संरचना का कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई सेल है। यानी एक एक सेल आपस में मिल करके ऊतक, फिर ऊतक मिल करके अंग, और अंग मिल करके शरीर के तंत्र सिस्टम, उसके बाद पूरी शरीर की रचना करते हैं। तो शरीर द्वारा जो भी क्रिया होता है, किसी भी सजीव के शरीर के द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही है, वह अंततः और प्रथमतः वह सेल की क्रिया है। यानी जो जो कुछ भी क्रिया मनुष्य के द्वारा किया जाता है, वह सब मनुष्य या किसी प्राणी के द्वारा जो कोई भी शारीरिक क्रिया की जा रही है, वह सब उसका सेल का काम है, कोशिका का काम है। और कोशिका में ही प्राण तत्व मौजूद होता है, जिसे हम जीव द्रव्य नाम देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म अंतिम रूप से आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का बना होता है। और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि ये सभी यौगिक अभी तक के ज्ञात 106 तत्वों में से किसी न किसी के आपस में मिलने से बनते हैं। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है, और कार्बोहाइड्रेट भी एक कार्बनिक यौगिक है, और वसा भी। बशर्ते कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से प्रोटीन भी बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से कार्बोहाइड्रेट भी बना है, और कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से वसा आदि भी, सभी कार्बनिक यौगिक पोषक तत्व जिसे नाम दिया जाता है, बनता है। लेकिन इनकी बनावट में थोड़ी थोड़ी अंतर होता है। यानी इन सभी तत्वों जिनसे बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके कम्बिनेशन में, इनकी मात्रा में अंतर होता है, जिसके कारण इसका अलग अलग नाम दिया जाता है। किसी का प्रोटीन नाम दिया जाता है। एक कम्बिनेशन में अंतर होने के कारण, इन तत्वों के, निर्माणकारी तत्वों के कम्बिनेशन में अंतर होने के कारण इसका नाम अलग अलग दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, प्रोटीन दिया जाता है, वसा दिया जाता है। अंतिम रूप से प्रोटोप्लाज्म, जिसको जीव द्रव कहते हैं, जो हमारी सेल्स में मौजूद होता है, वह इन तत्वों से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा से बना होता है। और ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा अब तक के ज्ञात तत्वों में से किसी न किसी तत्वों के आपस में मिलने से, कम्बिनेशन से, यौगिक के रूप में मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। और इसी का नाम हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा देते हैं। ये एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है। तो कहने का मतलब है कि जीव की जो क्रियात्मक इकाई है, सेल है, और सेल में ही सजीव की सभी क्रियाएं संपन्न होता है। और यह क्रिया सजीव में अपने आप ऑटोमेटिक होता है। इसलिए इस सेल की क्रिया को हम जीवन का आधार, सेल को ही जीवन का आधार, प्रोटोप्लाज्म जो सेल में मौजूद होता है, उसे हम जीवन का आधार नाम देते हैं। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में क्रिया अपने आप स्वाभाविक तौर पर होते रहता है। लेकिन ये जो क्रियाएं अपने आप स्वाभाविक तौर पर प्रोटोप्लाज्म में होता है, जीव द्रव जिसका नाम है, उस जीव द्रव में जो क्रियाएं होता है, उसके क्रिया को करने वाला कौन होता है? इसका अंतिम उत्तर यही है कि प्रोटोप्लाज्म में जो क्रियाएं हो रही है, इस क्रिया को करने वाला अंतश्चेतना ही है, जिसे हम ब्रह्म तत्व नाम दे सकते हैं, ब्रह्म नाम दे सकते हैं, या प्राण, जिसको हम आत्मा नाम दे सकते हैं। प्राण, आत्मा, ब्रह्म, जो कहना, जो भी चाहे कह सकते हैं, या अंतश्चेतना। यही अंतश्चेतना ही मौजूद होता है, जिसके कारण प्रोटोप्लाज्म में अपने आप ऑटोमेटिक प्रोटोप्लाज्म में एक क्रियाएं होती रहती है, जो जीवों की कोशिका की क्रिया माना जाता है, और अंततः शारीरिक क्रिया माना जाता है। सभी सजीवों का वह शारीरिक क्रिया होता है। तो मन विषय पर चर्चा करने से मतलब मन विषय पर चर्चा के विषय में यह कोशिका का अध्ययन इसलिए जरूरी हो गया है कि जीव शरीर का यह अंतिम इकाई है, और समस्त जैविक क्रिया इसी में होता है। और समस्त जैविक क्रिया कोशिका के अंदर संपन्न होता है, और कोशिका के अंदर ऑटोमेटिक क्रिया होते रहती है, वह एक प्रकार का रासायनिक क्रिया ही होता है। और वह ऑटोमेटिक क्रिया के संचालन अपने आप होता है, जिसके संचालन के लिए उत्तरदायी अंतश्चेतना ही है, वह ब्रह्म तत्व ही है। तो अंतश्चेतना हमारा निजी जिंदगी का, हम सबके निजी जिंदगी का अनुभव का प्रक्षेपण है। हमारा ज्ञान, हमारा स्मृति का प्रक्षेपण है। मानव मस्तिष्क का विकास होने में हजारों हजारों वर्ष लगा है, सहस्रों वर्ष लगा है, जैसा कि वैज्ञानिकों का मानना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने अभी तक के शोध और निष्कर्ष के आधार पर
इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मानव मस्तिष्क का विकास अत्यंत निम्न कोटि के जीवों से हुआ होते 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 मनुष्य के रूप में विकसित हुआ है। तो मानव मस्तिष्क के विकास होने में सहस्रों वर्ष लगे हैं और इस मस्तिष्क के पास अपने सहस्रों वर्षों का अनुभव संचित है, जिसे हम स्मृति के रूप में जानते हैं। यह स्मृति ही ज्ञान है और इस ज्ञान से ही विचार का प्रक्षेपण होता है। और यह ज्ञान, यह स्मृति जो अनुभव के रूप में हमारे मस्तिष्क में, मनुष्य के मस्तिष्क में संचित है, यह अनुभव का प्रक्षेपण ही मन के रूप में होता है। इसके लिए हम एक यहाँ उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मान लेते हैं कि आपको ठंडा का अनुभव हो रहा है, तो आप जब कभी भी किसी आग के पास जाते हैं तो आपको राहत महसूस होता है, आपको गर्माहट महसूस होता है, आपको गर्मी लगता है और फिर यह गर्माहट का अनुभव हमारे मस्तिष्क में संचित हो जाता है स्मृति के रूप में। और यह स्मृति के रूप में अनुभव हमारे संचित है, जिसे हम ज्ञान नाम दे सकते हैं। और फिर दोबारा जब कभी भी ठंडा का अनुभव होता है, ठंडा लगता है, तो फिर मन करता है आग के समीप जाने का। क्यों? क्योंकि पहले कभी हमने अनुभव किया है कि आग के पास जाने से हमारी ठंडक दूर हो जाता है और हमें राहत महसूस होने लगता है और हमें गर्मी का एहसास होता है। यह अनुभव हमने प्राप्त किया है और यह अनुभव हमारे मस्तिष्क में संचित हो जाता है स्मृति स्वरूप में, और यह स्मृति को ही हम ज्ञान नाम देते हैं। और इसी ज्ञान का प्रक्षेपण मन और विचार है। यानी जब हमें अनुभव रूप में यह जानकारी हो गई है कि आग के पास जाने से गर्मी महसूस होता है और ठंडक दूर होता है और राहत महसूस होता है, तो यह अनुभव हमारे मस्तिष्क में जमा है ज्ञान रूप में, स्मृति रूप में। और जब कभी भी ठंडा का अनुभव होता है तो हम सभी आग के पास जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा चिरकाल का अनेकों वर्ष पुराने समय का अनुभव, पहले का सभी अनुभव स्मृति रूप में हमारे पास मौजूद है और वह हमें मन के रूप में प्रक्षेपित करता है और हम तदनुरूप काम करते हैं। हम जन्म से लेकर के आजीवन उम्र मृत्यु तक सब चीज़ का एहसास करते रहते हैं। सजीव प्राणी जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे चीज़ों का एहसास करता है। एहसास में कोई कमी बेसी नहीं होता है। हाँ, जब बच्चा जन्म लेता है, नवजात शिशु, वह नवजात शिशु का भी वही सब चीज़ उतना ही एहसास होता है जितना कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को, एक बूढ़े व्यक्ति को वही एहसास होता है जो एक नवजात शिशु को। कोई भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का जो उसके आसपास होता है, वही चीज़ का एहसास उतना ही होता है जितना कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को। बशर्ते कि बच्चों के पास मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है, अर्थात उसका स्मृति डेवलप नहीं होता है, इसलिए वो बहुत सारे चीज़ों को याद नहीं रखता है, तुरंत भूल जाता है। लेकिन जैसे जैसे मस्तिष्क का विकास होता है, हम बहुत सारे चीज़ों को लंबे समय तक याद रखते हैं और यही स्मृति के रूप में हम इसे जानते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में हमेशा स्मृति रूप में बहुत सारे अनुभव रिकॉर्डेड होते रहता है और इसे ही हम ज्ञान कहते हैं। तो बच्चों, जो नवजात शिशु की मैं बात कर रहा हूँ, जो नवजात शिशु और इस वयस्क व्यक्ति के बीच यही अंतर है कि उसकी स्मृति यानी मस्तिष्क का विकास नहीं होता है, उसके पास पावरफुल स्मृति नहीं होती है। बहुत सारे चीज़ों को नवजात शिशु तुरंत भूल जाता है, अर्थात नवजात शिशु को कुछ भी याद नहीं रहता है, केवल एहसास होता है, उसे एहसास होता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी, वयस्क व्यक्ति को भी सब चीज़ का एहसास होते रहता है, लेकिन अंतर इतना ही है एक नवजात शिशु में और वयस्क व्यक्ति में कि नवजात शिशु के पास डेवलप मस्तिष्क होता है और वह बहुत सारे चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखता है, जिसका नाम स्मृति दिया जाता है। और यह स्मृति ही ज्ञान है और यह स्मृति ही अनुभव है और यही अनुभव जो ज्ञान रूप में हमारे पास संचित है, इसी का प्रक्षेपण होते रहता है। इसी के अनुरूप हमारे शरीर, हम अपनी क्रिया करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, कर्म के अनुरूप, ज्ञान के अनुरूप, स्मृति के अनुरूप, अनुभव के अनुरूप, और इसे ही एक तरह से मन नाम दिया जाता है। तो स्मृति जो रूप में जो हम बहुत सारी चीज़ों को याद रखते हैं, स्मृति रूप में जो हमारे पास ज्ञान संचित है, यह स्मृति अंतस चेतना ही है, यह स्मृति ब्रह्म ही है, यह स्मृति गॉड ही है। तो कहने का मतलब स्मृति रूप में हमारे पास जो ज्ञान संचित है और यह ज्ञान के अनुकूल हम अपने कर्म करते हैं
और हम अपने मन के अनुकूल ही कर्म करते हैं, तो यह कर्म जो मन के द्वारा संचालित होता है, मन द्वारा किया जाता है, यह हमारा ज्ञान पर आधारित होता है, हमारा स्मृति पर आधारित होता है, स्मृति रूप में संचित अनुभव पर आधारित होता है। और यह स्मृति रूप में संचित अनुभव का प्रक्षेपण मन है। तो मन विषय पर आज की चर्चा मैं यहीं समाप्त करता हूं। और चूंकि मैंने कहा है कि इस विषय पर चर्चा आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।